तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। द प्रूडेंस कन्वेंशन, आप इसको कॉन्सेप्ट कहो, कन्वेंशन कहो या प्रिंसिपल कहो, तीनों एक ही बात है। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन तीनों का एक ही मतलब होता है, ये हमारे अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनके भी छोटा मोटा डिफरेंस है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बाकी हम अपने अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रूडेंस कन्वेंशन की, या इसको आप बोल सकते हो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की। तो क्या बोला जा रहा है, द प्रूडेंस कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मींस पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ और कॉशन। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपकी पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि आप सेफ खेलना चाहते हो, सावधानी से खेलना चाहते हो, यानी आप अपनी पॉलिसीज को कुछ ऐसा बनाओगे कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो अब इसका क्या मतलब है, तो बस आप ध्यान से सुनते चलो, आपको सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब हमने इससे पहले भी थोड़ा बहुत समझा हुआ है। तो हमने क्या देखा था कि अकाउंटेंट जो है वो अपने आने वाली फ्यूचर इनकम के बारे में एंटिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको फ्यूचर में कोई लॉसेस नजर आ रहे हैं, फ्यूचर में कोई एंटिसिपेटेड लॉस है, तो उस लॉस को हम पहले रिकॉर्ड कर देंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आप एक बार के लिए अकाउंटिंग को छोड़ो, आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह समझ के देखो। अगर मान लो आपको 2 महीने बाद कोई 50,000 का लॉस होने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा चांसेस है कि 2 महीने बाद मेरा 50,000 का लॉस हो ही जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप जो है अभी से 2 महीने पहले से ही जो है अपने 50,000 के लॉस की तैयारी शुरू कर दोगे, अभी से पैसा बचाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर मान लो आपको पता चले कि 2 महीने बाद आपका एक 80,000 का प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट होना कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और ये बात आपको 2 महीने पहले पता चल रही है। तो मुझे ये बताओ कि क्या आप 2 महीने पहले ही उस प्रॉफिट के लिए अभी से पार्टी करनी शुरू कर दोगे, अभी से जो है खर्चा करना शुरू कर दोगे, अभी से खुश हो जाओगे, अभी से उस प्रॉफिट की तैयारी शुरू कर दोगे? तो बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप कहोगे कि अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है, पहले प्रॉफिट हो जाने दो, 2 महीने बाद जो है जब प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं उसको लेकर खुश होऊंगा, तब जो है मैं उसकी पार्टी करूंगा। पहले ही आप उसके लिए खुश नहीं होगे, पहले ही आप उस पैसे को खर्च नहीं करोगे। हम जो है हमेशा एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए तैयारी शुरू करते हैं। फ्यूचर में अगर हमें कोई लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी हम पहले ही कर देते हैं। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में कोई इनकम मिलने वाली है, फ्यूचर में हमारा कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो उस प्रॉफिट के लिए हम पहले तैयारी नहीं करते, हम इंतजार करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट हो जाने दो, जब होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो यही बात यहाँ पर भी बोली हुई है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर, कि अकाउंटेंट को जो है कभी भी फ्यूचर की इनकम के बारे में नहीं सोचना। अगर मान लो आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, आपको कोई एंटिसिपेटेड इनकम आने वाली है, तो अभी वो इनकम आई नहीं है, वो इनकम सिर्फ एंटिसिपेटेड है, फ्यूचर में आएगी। जब आएगी तब उस इनकम के बारे में बात करेंगे, अभी से उसकी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि आपका फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में आपका कोई नुकसान होने वाला है, तो उस लॉस की तैयारी आप अभी से शुरू कर दोगे। अगर आपने 11th 12th में अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। तो वो भी हमारा इसका एग्जांपल होता है। हमें लगता है कि हमारा जो डेटर का पैसा है वो डूब जाएगा, तो जितना पैसा हमें डूबने का डाउट लगता है उसके लिए जो है हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं। तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने को भी हमें कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ही बोलता है। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं, तो देखो बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, आपके शेयर्स खरीदेंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है अपनी कंपनी की हर साल एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसके अंदर आपकी कंपनी के पूरे साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दे रखे होते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, वो सब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो हर कंपनी को जो है हर साल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। आप चाहो तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हो। अगर आपको रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, टाटा की देखनी है तो भी आप देख सकते हो। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको देखनी है तो आप जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो जो कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही ये फैसला लेते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, कंपनी को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। इन सब के बारे में आप जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखोगे। तो अगर मान लो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा हो
कि हमें नेक्स्ट ईयर में 50 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, ये हमारा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है। तो कंपनी ने तो लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और उसको देखकर इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर पैसा भी लगा दिया। अब अगर मान लो नेक्स्ट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, वो तो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट था, अगर नेक्स्ट ईयर में कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन्वेस्टर तो यही बोलेंगे ना कि कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड करा, कंपनी ने जो है हमें झूठ बोला, हमें झूठा प्रॉफिट दिखाकर हमसे कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कराया। तो इससे क्या होगा, कंपनी की इमेज खराब होगी, कंपनी का नाम खराब होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंपनी जो है पहले से ही सेफ होके चलती है, कंपनी जो है पहले ही सेफ खेलती है। कंपनी साफ साफ बोलती है कि हम अपने फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को कभी भी पहले शो नहीं करेंगे। अगर हमें नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार करो, उसको अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मत लिखो, पहले उस प्रॉफिट को एक्चुअल में हो जाने दो, उसके बाद ही उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस के बारे में पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को बता दो कि भाई फ्यूचर में मुझे इतना लॉस हो सकता है। अगर लॉस एक्चुअल में हो गया तो इन्वेस्टर तब भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था, इन्वेस्टर को ये बात पहले ही पता थी। लेकिन अगर मान लो लॉस नहीं हुआ तो कितनी अच्छी बात है, इन्वेस्टर तो खुश हो जाएंगे कि यहाँ पर एंटिसिपेटेड लॉस था, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने इतना अच्छा काम करा कि वो उस एंटिसिपेटेड लॉस को बचा लिया, लॉस नहीं होने दिया। तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग ने साफ साफ बोल दिया कि कोई एंटिसिपेटेड फ्यूचर इनकम है तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉस है तो उसको पहले ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर दो। तो समझ में आ रही है बात। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके आपको बात और अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो अकाउंटिंग के अंदर एक रूल है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर, अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को लेकर हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, तो देखो अकाउंटिंग के अंदर जिस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, कन्वेंशंस है, उसी तरीके से हमारे पास कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, तो इंडिया के अंदर इन स्टैंडर्ड्स को बनाता है ICAI। ICAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो सीए का इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, जहां से आप सीए करते हो, वो इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के अंदर अकाउंटिंग की सुप्रीम बॉडी है, जो इंडिया में अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो हमारे पास कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे पास जो है बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ICAI ने जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करा हुआ है, उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो है सभी अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात करता है, और हमें बोलता है कि आप जब भी अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, यानी जब भी अपने बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को लिखोगे, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे लिखना है, तो उसके बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक रूल बता रखा है। और वो रूल क्या है, वो रूल है हमारा कि आपको हमेशा अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम NRV के नाम से भी जानते हैं। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है मार्केट प्राइस। अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में बेचने जाते हो तो मार्केट में उसका कितना प्राइस मिल जाएगा, कितने में आपका क्लोजिंग स्टॉक रियलाइज हो जाएगा। तो मार्केट के अंदर आपके क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और दूसरी तरफ आता है हमारा कॉस्ट। तो हमें जो है अपने क्लोजिंग स्टॉक को इन दोनों में से जो भी वैल्यू लोअर होगी उस पर रिकॉर्ड करना है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देखो, लेट सपोज आपका क्लोजिंग स्टॉक है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 50,000, आपने ये क्लोजिंग स्टॉक 50,000 में खरीदा था, तो इसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है, और आप जो है अपने ईयर के एंड पे बैलेंस शीट बना रहे हो, तो बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ईयर एंड पे अपने क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को अभी मार्केट में बेचने जाऊं तो ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने में बिक जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस तो 50,000 था, लेकिन जब आपने मार्केट में पता करा तो आपको पता चल रहा है कि इसका मार्केट प्राइस आज की डेट में 70,000 है। अगर मैं इसको अभी मार्केट में बेचने जाऊं तो मुझे इसके 70,000 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपका 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप इसको 70,000 पे रिकॉर्ड कर दोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें क्या बोला था, कॉस्ट प्राइस और NRV दोनों में से जो लोअर होगा उस पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे। तो इन दोनों में से लोअर कौन है, तो 50,000 है, तो यहाँ पर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये भी सुन लो। तो आप जब अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो तो उस टाइम पर क्या आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट पे बेचने जा रहे हो, आप अपने क्लोजिंग स्टॉक की सेल कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप तो उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे थे। आपने तो सिर्फ मार्केट वैल्यू पता करी कि इस क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी है। तो जब आप उसको बेच ही नहीं रहे तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है।
कि आप जो है बिना बेचे अपने प्रॉफिट को बुक कर दोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी करंट वैल्यू तो 70,000 हो चुकी है तो मैं इसकी वैल्यू बढ़ाकर 70,000 कर देता हूँ और जो डिफरेंस आएगा 20,000 का, उस 20,000 को अपना प्रॉफिट मान लेता हूँ। यहाँ पर हमें कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने साफ साफ बोला है कि जब तक आपका एक्चुअल में प्रॉफिट ना हो जाए तब तक जो है आप अपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये तो हो गई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट की बात। अब अगर मान लो आपका एंटिसिपेटेड लॉस होता, यहाँ पर देखो आपके क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है 50,000, लेकिन जब आपने मार्केट में पता करा तो आपके क्लोजिंग स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 30,000 हो चुका था, यानी आपका यहाँ पर साफ साफ लॉस हो चुका है। लेकिन ये लॉस आपका अभी नहीं हुआ। अभी क्या आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को बेचने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। अभी तो इसका कॉस्ट प्राइस 50,000 है ना। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा अपनी बैलेंस शीट बनाओ तो उस टाइम पर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अभी से आपका लॉस हो गया? अभी आपका कोई प्रेजेंट में लॉस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप इसको एंटिसिपेटेड लॉस जरूर बोल सकते हो कि लॉस हुआ नहीं है लेकिन लॉस होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको एंटिसिपेटेड लॉस मानते हो तो सिंपल सी बात है, आप इस लॉस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी से रिकॉर्ड कर दोगे, क्योंकि हमारे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने साफ साफ बोला है कि आपको अपने सारे पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। तो ये भी हमारा कोई एक्चुअल लॉस नहीं है लेकिन पॉसिबल लॉस है कि फ्यूचर में हमें ये लॉस हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर होगी उस पर अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। यानी यहाँ पर जो है आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 पे रिकॉर्ड कर लिया और अभी से मान लिया कि मेरा 20,000 का लॉस हो सकता है। ये जो डिफरेंस आएगा 20,000 का, इसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंटिसिपेटेड लॉस दिखा दोगे, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर लॉसेस की अभी से तैयारी शुरू कर दी। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल हो गया कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। अभी जैसे जैसे आप अकाउंटिंग के अंदर आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको कंजर्वेटिज्म के बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम इतना ही समझेंगे। अब अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का क्या इफेक्ट आता है? द इफेक्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इज दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज एक्चुअल रिजल्ट एंड नो आर्टिफिशियल गेन्स। तो बिल्कुल सही बात है, हम जो है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक्चुअल रिजल्ट शो करती है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल गेन देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल गेन का मतलब है अनरियलाइज गेन। यहाँ पर देखो, अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को 70,000 पे रिकॉर्ड कर देते तो इसका मतलब होता कि हम साफ साफ मान रहे हैं कि हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्या एक्चुअल में हमें ये प्रॉफिट हो गया था? बिल्कुल नहीं। अभी हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट में बेचने थोड़ा जा रहे हैं। तो जब तक हम इस क्लोजिंग स्टॉक को बेच नहीं देते तब तक जो है हम इस 20,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये 20,000 का प्रॉफिट हमारा अनरियलाइज गेन है। ये गेन अभी हमारा रियलाइज नहीं हुआ है, अभी हमें एक्चुअल में ये गेन नहीं हुआ। तो जो गेन आपको अभी एक्चुअल में नहीं हुआ वो गेन आपका आर्टिफिशियल गेन कहलाएगा, अनरियलाइज गेन कहलाएगा। और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने हमें साफ साफ बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल गेन को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। थ्रू द टेक्निक्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग व्हिच मींस एनी प्रैक्टिस दैट अटेम्प्ट्स टू मेक अ सिचुएशन लुक बेटर देन व्हाट इट रियली इज। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो कन्वेंशन है, ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक्चुअल रिजल्ट डिस्क्लोज करता है। इसकी वजह से ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल गेन रिकॉर्ड नहीं होता। आर्टिफिशियल गेन रिकॉर्ड करने का मतलब है कि आप जो है विंडो ड्रेसिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, अकाउंटिंग डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो। अगर आपकी कंपनी लॉस में चल रही है तो आप उसको प्रॉफिट में दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी कंपनी एक्चुअल में जैसी है उससे बेटर आप अपनी कंपनी को शो करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो ये जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है ये आपको ऐसा करने नहीं देगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आप जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कभी भी किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो गया, आप इसको किसी भी नाम से बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है कंसिस्टेंसी।